हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई एम सी एस सचिन गुप्ता और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और उस चैप्टर का नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो मैं ये आशा रखता हूं कि आप लोग कुशल मंगल हैं और मैं भी सही हूं। तो दोस्तों, अभी तक हमने 4 हेड्स ऑफ इनकम कंप्लीट किए हैं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो एक बार इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बारे में मैं आपको बता दूं और उससे पहले मैं अपने सिस्टम से एक बार चेक कर लूं कि दोस्त चुस्त दुरुस्त हैं, बिल्कुल सही हैं, सब कुछ सही है, आवाज विजुअल सब कुछ सही लग रहा है। हाँ जी दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, एंड दिस इज अवर 5th हेड ऑफ इनकम। दिस इज अवर 5th हेड ऑफ इनकम। सेक्शन 14 इनकम टैक्स एक्ट का कहता है कि कोई भी इनकम को 5 हेड्स में डिवाइड करिएगा। 5 हेड्स में डिवाइड करिएगा। 5 हेड्स में सबसे पहले हमने किया सैलरी। सैलरी था 15 से 17। हाउस प्रॉपर्टी वो था 22 से 27। फिर हमने किया बिजनेस प्रोफेशन। बिजनेस प्रोफेशन जो था 28 से 44। फिर हमने किया कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स जो था 45 टू 55 ए। और आज जो हम करने वाले हैं वो है अदर सोर्सेज, सेक्शन 56 टू सेक्शन 59। तो अदर सोर्सेज है सेक्शन 56 से लेकर सेक्शन 59। याद रखिएगा, सेक्शन 56 से लेकर सेक्शन 59 हम करने वाले हैं। सैलरी हेड में बताया था एम्प्लॉयर एम्प्लॉयड रिलेशनशिप आता है। हाउस प्रॉपर्टी में बताया था बिल्डिंग की इनकम आती है, बिल्डिंग होना चाहिए। बिजनेस प्रोफेशन में बिजनेस की, प्रोफेशन की, वोकेशन की, बिजनेस की, प्रोफेशन की, वोकेशन की इनकम्स आती हैं, सेक्शन 28 से 44। कैपिटल गेन में ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट, कैपिटल एसेट ट्रांसफर होती है, वो कैपिटल गेन में आता है। और जो इन चारों हेड्स में नहीं इनकम आती उसको दिखाते हैं अदर सोर्स। तो अदर सोर्सेज को हम रेजिडुअल हेड भी कहते हैं। रेजिडुअल हेड, वी ऑल्सो कॉल इट रेजिडुअल हेड। अब इसको क्या कहते हैं, दुआ की नहीं, दवा की नहीं, अब इसको दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। तो ये रेजिडुअल हेड होता है और हम इस हेड में ये देखने वाले हैं कौन कौन सी इनकम आने वाली है। पहले ये 4 सेक्शंस का ब्रीफ आउटलाइन देख लें भाई। ये 4 सेक्शंस क्या है। सेक्शन 56 चार्जिंग सेक्शन है, इट इज चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 57 इट इज डिडक्शंस, डिडक्शंस। सेक्शन 58 इज योर इसको बोलेंगे अलाउएबल डिडक्शंस और इसको बोलेंगे डिडक्शंस नॉट अलाउड। यस, नॉट अलाउड, कुछ चीजें डिडक्शन के रूप में अलाउड नहीं है। तो डिडक्शंस अलाउड, तो डिडक्शंस अलाउड 57 में और नॉट अलाउड 58 में। एंड सेक्शन 59 इज डीम्ड आईयूएस, डीम्ड इनकम्स, जो मान लिया जाता है इनकम है और आईयूएस में दिखा दी जाती है। आइए दोबारा एक बार देखें। सेक्शन 56 में चार्जिंग सेक्शन है जो बताएगा कि इस हेड के अंदर कौन कौन सी इनकम्स आएंगी। 57 कहता है जो इंजेक्शंस लगेंगे 57 सेक्शन के। 58 कहता है भाई ये वाले खर्चे का इंजेक्शन नहीं मिलेगा माइनस होने के लिए। और 59 जो है वो कहता है डीम्ड इनकम्स अंडर आईयूएस, जो मान ली जाएंगी इनकम है और अदर सोर्सेज में चिपका दी जाएंगी। 59 डीम्ड इनकम जो एक्चुअल नहीं, जैसे बैड डेब्ट की रिकवरी, याद है बैड डेब्ट की रिकवरी, बैड डेब्ट की रिकवरी पीजीबीपी के अंदर, पीजीबीपी नहीं याद आती, कोई दिक्कत नहीं। अनरिलाइज रेंट की रिकवरी, अनरिलाइज रेंट की रिकवरी याद करो, अनरिलाइज रेंट की रिकवरी कहां जाती है, एचपी में। ऐसे एरियाज ऑफ सैलरी, एरियाज ऑफ सैलरी वो कहां जाता है, सैलरी में। ये सब डीम्ड इनकम्स होती है ना, कि पुराना मरा हुआ पैसा अब जागृत हो गया, पुराना मरा हुआ पैसा अब जागृत हो गया, उस टाइप की चीजें अदर सोर्सेज में भी हैं, जिसको हम डीम्ड इनकम्स फ्रॉम अदर सोर्सेज कहते हैं 59 के अंदर। ठीक है, तो ये हर कुछ डीम्ड इनकम्स एचपी में, कुछ डीम्ड इनकम सैलरी में, कुछ डीम्ड इनकम्स पीजीबीपी में, इसी प्रकार से डीम्ड इनकम्स आती हैं हमारी अदर सोर्सेज। अच्छा फ्रेंड्स, हर हेड का एक फॉर्मूला होता है, हर हेड का एक फॉर्मूला होता है। सर एचपी का क्या फॉर्मूला बताया था बेटा, वो नालायक याद नहीं है, जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स एनएवी
एनईवी में से 24 की डिडक्शंस, फिर अमाउंट आफ्टर डिडक्शन, फिर इसमें वो रिकवरी ऑफ अनरियलाइज रेंट 25A, और फिर हमारी टैक्सेबल इनकम आ गई। एचपी की याद करो नलाई को, जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्सेस, फिर एनएवी 24 की डिडक्शन, अमाउंट आफ्टर डिडक्शन, फिर रिकवरी 25A की, और फिर टैक्सेबल इनकम आ गई। ये थी एचपी का फॉर्मूला। अब भैया मैं रिपीट नहीं करने वाला, एचपी का फॉर्मूला पता है तुम्हें, याद रखिएगा। सैलरी का फॉर्मूला, अरे सर बड़ा सिंपल था, क्या बताओ, ग्रॉस सैलरी माइनस सेक्शन 16 की डिडक्शन, टैक्सेबल सैलरी आ गई। 16(1)(a) स्टैंडर्ड डिडक्शन, 16(2) एम्प्लॉयमेंट टैक्स, 16(3) एंटरटेनमेंट अलाउंस। उल्टा बोल गया, 16(2) आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस, 16(3) एम्प्लॉयमेंट टैक्स, 16 की डिडक्शंस थी। अच्छा सर पीजीबीपी का फॉर्मूला तो बताया ही नहीं। हाँ बेटा मुझे पता है, पीजीबीपी में क्या करना है, जो आपकी टर्नओवर है, जो सेल्स है ना, रिसिप्ट्स है, उसमें से डिडक्शंस माइनस करनी है। और डिडक्शंस कौन से सेक्शंस की थी, 30 से लेकर 37 एक। और जो नॉट अलाउएबल है वो देख लेना है। डिसअलाउड जो है, डिसअलाउड वाली वो 40 छोटे वाला ए, 40 बड़े वाला ए, 43B, इस प्रकार से 40 एक्सेट्रा। तो पीजीबीपी का जो कॉन्सेप्ट था वो था टर्नओवर, सेल, रिसिप्ट्स, उसमें से जो डिडक्शन मिलेंगी 30 से लेकर 37 तक, और डिसअलाउड हो जाएंगी ये वाली, याद करिएगा। हाँ जी, उसके बाद बच्चों कैपिटल गेन का क्या फॉर्मूला था, कैपिटल गेन का इनकम निकालने का क्या फॉर्मूला था। अरे सर कैपिटल गेन का तो याद नहीं है, तुम्हें याद रहता क्या। अरे भाई एफवीसी माइनस सीओए माइनस सीओआई माइनस इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अच्छा माइनस ट्रांसफर एक्सपेंडिचर, बेटा इंप्रूवमेंट तो हमने माइनस कर ही दी है, माइनस ट्रांसफर एक्सपेंडिचर, वो इंडेक्सेशन कर देना, लॉन्ग टर्म होगा तो ये या तो लॉन्ग टर्म गेन आ जाता था या शॉर्ट टर्म गेन। इसी प्रकार से यस, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो एक बार दोबारा देखें, हाँ जी, एचपी में जीएवी का म्युनिसिपल टैक्सेस, एनएवी 24 की डिडक्शन, फिर रिकवरी ऐड करिए टैक्सेबल। सैलरी में ग्रॉस सैलरी निकाली, वो 9 आइटम्स का गठ जोड़, 9 आइटम्स का डिडक्शन, 16(1)(a) 16(2) स्टैंडर्ड डिडक्शन एंड ऑल। पीजीबीपी में आपने टर्नओवर लिया, सेल्स या रिसिप्ट्स लिया, डिडक्शन माइनस करी, और जो डिडक्शन डिसअलाउड हो गई उनको माइनस नहीं किया। कैपिटल गेन में अगर आप लोगों ने किया है, आप जब करोगे भी आगे देखना, इसके अंदर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस ट्रांसफर एक्सपेंडिचर, वो इंडेक्स कर देंगे अगर लॉन्ग टर्म है तो। इसी प्रकार से दोस्तों अदर सोर्सेज में भी, इसी प्रकार से फ्रेंड्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी एक पर्टिकुलर टाइप का आपका फॉर्मूला है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में इसमें हमें लेनी है जी ग्रॉस अमाउंट, ये आएगा सेक्शन 57 वाली और सेक्शन 59 वाली, ये ग्रॉस अमाउंट हो गया, टोटल अमाउंट। इसमें से आपको डिडक्शंस माइनस करनी है अंडर सेक्शन सॉरी बेटा इसको 56 करना चाहिए, मैं इसको रब करता हूं, इसको हम करेंगे 56, हाँ जी, और डिडक्शन सेक्शन 57 सब्जेक्ट टू 58, क्योंकि 58 डिसअलाउ कर देता है। फिर जो अमाउंट आएगा ये टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेस। तो जो प्लस वाले सेक्शंस है ना अदर सोर्सेज में, वो है 56 और 59, ये एक्चुअल आईयूएस है, ये डीम्ड आईयूएस है, 57 सेक्शन में इंजेक्शंस है, लेकिन 58 कहता है इंजेक्शन नहीं दूंगा, तो दोनों को पढ़ना पड़ेगा, और टैक्सेबल इनकम अंडर अदर सोर्सेज आ जाएगा। बात समझ आ गई। तो हमें पढ़ना है 56 सेक्शन, 59 सेक्शन प्लस आइटम्स के लिए, माइनस आइटम्स के लिए हमें पढ़ना है सेक्शन 57, और 57 सेक्शन में साथ 58 भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 58 कहता है मैं कुछ अलाउ नहीं करूंगा। ठीक है, तो दोबारा से रिपीट करें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज रेजिडुअरी हेड है, 56, 57, 58, 59 चार सेक्शंस है, याद रखिएगा, सिंपल चैप्टर है, 3 क्लासेस में शायद निपट जाना चाहिए काम। 56 सेक्शन एक्चुअल आईयूएस, 59 डीम्ड आईयूएस, 57 इंजेक्शंस मिलेंगे और 58 इंजेक्शंस नहीं मिलेंगे। ठीक है, आइए अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अच्छा एक बात याद रखिएगा, अगर आपके एग्जाम्स 2021 में है,
अगर आपके एग्जाम 2021 में है तो जो अमेंडमेंट लेक्चर होगा वो लास्ट लेक्चर होगा। तो जिन बच्चों के एग्जाम 2020 में है उनको वो अमेंडमेंट लेक्चर नहीं मिलेगा। जिनका एग्जाम्स 2020 में, जिनके 2021 में एग्जाम्स हैं, उनके लिए लास्ट क्लास ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर इज द अमेंडमेंट क्लास। तो पहले हम पढ़ते हैं क्या प्रोविजंस हैं और क्या बदलाव आप लोगों के लिए आए हैं, वो हमारे लास्ट क्लास में होंगे। तो पहले जैसा अगर हमारी 4 क्लासेस अदर सोर्सेज की हुई तो 3 क्लास में हम पढ़ेंगे नॉर्मल प्रोविजंस और चौथी क्लास में हमारी होगी अमेंडमेंट्स। चौथी क्लास में होंगी अमेंडमेंट। बीच में अमेंडमेंट्स नहीं डाल रहा, इससे क्या होता है आप अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे कि क्या प्रोविजन है। तो एक पहले फटा हुआ कपड़ा देखिए और उसमें कहां कहां छेद हुआ था, फिर वो 4th क्लास में बताया जाएगा देखो यहां छेद है, इसको इस तरीके से रफू करवाया गया है, तो आपको वो समझ आएगा। अगर मैं पहले से ही आपको नया कपड़ा ही दिखा दूं तो आपको ये नहीं पता चलेगा अमेंडमेंट क्या है। तो जिन बच्चों के 2021 एग्जाम में है ये वीडियोस आपके लिए भी रेलेवेंट है, लेकिन आपको जो लास्ट लेक्चर होगा, जैसे हर चैप्टर का लास्ट क्लास होगी अमेंडमेंट क्लास। और जिन बच्चों के 2020 में एग्जाम्स है उनको वो अमेंडमेंट क्लास नहीं मिलेगी अनटिल अनलेस दे अप्लाई फॉर इट। ठीक है, क्लियर हो गई बात, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो जिन बच्चों के 2020 में एग्जाम है उनके लिए भी ये वीडियो, ये क्लास, ये सेशन इंपॉर्टेंट है, और जिन बच्चों के 2021 में भी एग्जाम्स है उनके लिए भी रेलेवेंट है। बस फर्क ये होगा लास्ट क्लास ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर इज द अमेंडमेंट क्लास, जिसमें मैं सारी अमेंडमेंट्स बताता हूं। क्लियर है मेरी बात? आइए तो दोस्तों अब हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को शुरू कर रहे हैं। हेडिंग डालिएगा सेक्शन 56। सेक्शन 56 जो इसका चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन 56 जो इसका चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन 56 इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 56 दो हिस्सों में डिवाइडेड है, सेक्शन 56 सब सेक्शन 1 और सेक्शन 56 सब सेक्शन 2। यस, सेक्शन 56 दो हिस्सों में डिवाइडेड है, सेक्शन 56 सब सेक्शन 1 एंड सेक्शन 56 सब सेक्शन 2। सेक्शन 56 सब सेक्शन 1 है जनरल चार्जिंग सेक्शन। यस, जनरल चार्जिंग सेक्शन। एंड फ्रेंड्स 56(2) आपका है स्पेसिफिक चार्जिंग सेक्शन। स्पेसिफिक चार्जिंग सेक्शन। स्पेसिफिक चार्जिंग सेक्शन। सर क्या फर्क है? अरे बाबा, स्पेसिफिक चार्जेस में लिखा है सर्टेन इनकम्स विल ऑलवेज बी चार्जेबल अंडर अदर सोर्सेस। कुछ इनकम्स आईओएस में ही आएंगी, लिखा है। हां जी, कुछ इनकम्स आएंगी आईओएस में, लेकिन जनरल चार्जिंग सेक्शन में कंडीशंस फॉर चार्जिंग इनकम अंडर आईओएस। तो यहां पर लिखा है कुछ इनकम्स बाबा आईओएस में आएंगी, तो कंडीशंस पूरी हो ना हो हमें मतलब ही नहीं है। तो 56(2) में लगभग कुछ इनकम्स हैं जो हमेशा आईओएस में आएंगी ही आएंगी, नो चॉइस। लेकिन 56(1) में लिखा है अगर आईओएस में आना है तो ये कंडीशंस पूरी करनी पड़ेंगी। देखते हैं क्या बात कह रहे हैं। तो सेक्शन 56 जो आपका चार्जिंग सेक्शन है वो ये बताता है 56 सबसेक्शन 1, 56 सबसेक्शन 2। 56 सबसेक्शन 2 में लिखा है कि भाई फलाना ढीकना इनकम्स आईओएस में आएंगी वेदर यू लाइक इट और नॉट। भाई मुझे तो चाहिए। मैंने मम्मी को बोल दिया भाई मुझे आईफोन चाहिए, मुझे चाहिए, बात खत्म। लेकिन 56(1) में क्या है, कंडीशंस रखी हुई हैं। अगर मैं वो कंडीशंस पूरी करूंगा जब मुझे आईफोन मिलेगा। 56(2) में कहता हूं भैया मुझे नहीं पता कंडीशंस का, मुझे चाहिए आईफोन तो आईफोन चाहिए, बट मुझे नहीं पता। बचपन में ऐसे ही करते थे ना, लेकिन कभी कभार कंडीशन रखी जाती थी, बेटा ये रैंक लिया हो। रैंक तो सर दूर की बात है, पास होने के लाले पड़े हमारे तो। अरे बेटा पास ही हो जाओ तो आपको मिल जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा दोस्तों कि 56(2) स्पेसिफिक चार्जिंग सेक्शन है जिसमें लिखा है फलाना इनकम आईओएस में आएंगी ही आएंगी। और 56(1) में लिखा है कि भाई कुछ इनकम्स आईओएस में आएंगी अगर आप ये कंडीशन पूरी कर दो। अब मैं 56(2) बता रहा हूं कौन कौन सी इनकम आईओएस में आती ही आती हैं। लिखिए सेक्शन 56(2) फॉलोइंग इनकम्स आर चार्जेबल या शैल बी चार्जेबल। शैल वर्ड लिख देते हैं ना, शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड
अदर सोर्सेस, अंडर द हेड अदर सोर्सेस। पहला है गिफ्ट इनकम। गिफ्ट इनकम, हाँ जी, गिफ्ट की कमाई आईओएस में आती है। गिफ्ट इनकम, तोहफा तोहफा तोहफा, लाया लाया लाया। दूसरी इनकम डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम ये आईओएस में ही आती है। तीसरी इनकम इंटरेस्ट इनकम, ब्याज की आमदनी, इंटरेस्ट इनकम। इफ नॉट चार्जेबल, यस, इफ नॉट चार्जेबल अंडर बिजनेस प्रोफेशन। अगर बैंक होते हैं ना, बैंक, मनी लेंडर, साहूकार, उनका तो काम ब्याज भाड़े का ही होता है। उनकी इनकम तो फिर इंटरेस्ट की बिजनेस में आती है। लेकिन आपने किसी को लोन दे दिया, आपने कोई डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में पैसा लगाया, आपका ये काम तो नहीं है ना, तो फिर वो आपकी इनकम आईयूएस में आएगी। तो जिसका ब्याज कमाना ही बिजनेस है, वो बंदा अपनी इनकम बिजनेस में दिखाता है। हाँ जी, नेक्स्ट कैजुअल इनकम। यस, कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम, ये कैजुअल इनकम याद करिएगा, सेक्शन 115 डबल बी में आती है ना, जिसमें 30% टैक्स लगता है। वो लॉटरी, गैम्बलिंग, बेटिंग ये करने वाले हैं, कैजुअल इनकम। फिफ्थ, सम रिसीव्ड, या ऐसा करते हैं, इसको बाद में करते हैं, इसमें पहले लिखते हैं इनकम फ्रॉम या लेटिंग आउट ऑफ प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इफ नॉट चार्जेबल अंडर पीजीबीपी। अगर आप प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर किराए पे देते हैं, और अगर वो आपका बिजनेस नहीं है बाबा, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर किराए पे देते हैं, अरे जैसे लैपटॉप है, जनरेटर है, पंखा है, टीवी है, और बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो किराए पे दी जाती हैं, जनरेटर हो गया, कुछ भी हो गया, कोई टुल्लू पंप हो गया, तो अगर आपका वो बिजनेस है लेटिंग आउट का, फिर तो बात ही खत्म। लेकिन अगर फर्नीचर है, शादी में पंडाल वंडाल लगाने वाले नहीं होते जो फर्नीचर किराए पे देते हैं, उनका तो वो बिजनेस होता है। लेकिन अगर फर्नीचर इत्यादि आप प्लांट मशीनरी किराए पे दे रहे हो और बिजनेस नहीं है, तो फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाओगे। और इसमें एक और पॉइंट लिख देते हैं, ऑब्लिक कंपोजिट लेटिंग ऑफ बिल्डिंग, कंपोजिट लेटिंग ऑफ बिल्डिंग टुगेदर विथ प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। कुछ याद आया आपको कि लेटिंग आउट, कंपोजिट लेटिंग आउट, यस, कंपोजिट लेटिंग आउट, जहां पर हम बिल्डिंग के साथ प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर देते हैं और वो सेपरेबल नहीं होती। या कुछ याद है, एचपी में था, जब आप बिल्डिंग के साथ प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा दे रहे हो। जब चीजें डीप में करेंगे, अभी ज्यादा डीप में नहीं लेके जा रहा, अब तो खाली हेडिंग्स बता रहा हूं। छठा है सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आप कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा प्राप्त करते हैं, तो उसको हम दिखाते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इंक्लूडिंग बोनस। लेकिन इसमें भी लिखा है इफ नॉट चार्जेबल अंडर सैलरी ऑब्लिक पीजीबीपी। बताऊंगा, ये कीमैन शायद वर्ड आपने पहले पढ़ा होगा, अगर आप लोगों ने थोड़ा ध्यान दिया होगा। वैसे मुझे पता है आप ध्यान देते नहीं हो, लेकिन स्टिल। सेवेंथ, एडवांस, ये कैपिटल गेन वालों ने पढ़ रखा होगा, मनी फोरफीटेड ऑन कैपिटल एसेट, एडवांस मनी फोरफीटेड ऑन कैपिटल एसेट। ये एडवांस मनी अगर आपने कैपिटल एसेट पे फोरफीट किया, ब्याना जिसको कहते हैं, याद करिएगा, कैपिटल गेन चैप्टर किया होगा, नहीं किया होगा फिर भी हम इसको यहां पर करेंगे, डोंट वरी। हाँ जी, एट्थ, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिले इन रिसिप्ट, interest received on delay in receipt of compensation due to compulsory acquisition of capital asset. Interest received on delay in receipt of compensation due to compulsory acquisition of capital asset.
तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिले इन रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन ड्यू टू कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। हाँ जी, नाइन्थ नाइन्थ नाइन्थ। वैसे आप एक बार 8 तो कॉपी करिएगा, 8 आइटम्स कॉपी करिएगा। और यहां पर लिखिएगा कंपनसेशन ऑन टर्मिनेशन ऑब्लिक मॉडिफिकेशन, टर्मिनेशन ऑब्लिक मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बताऊंगा, अभी आप लिख लीजिएगा। कंपनसेशन ऑन टर्मिनेशन मॉडिफिकेशन ऑफ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एडवांस मनी फोरफिटेड ऑन कैपिटल एसेट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिले इन रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन ड्यू टू कंपल्सरी एक्विजिशन। ये इनकम्स आईयूएस में आएंगी ही आएंगी। जो बातें लिखी हैं आपके ऊपर कोई चॉइस नहीं है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस लगाओगे तो 56(1) में आ जाएगा, ये 56(2) है। प्लीज कॉपी करिएगा एक बार। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। हमने सारी इनकम्स कवर कर ली हैं एक बार। हाँ जी, ये अप्रॉक्स 11 इनकम्स यहाँ पर दी हैं, हमने कुछ कंबाइन कर दी होंगी, तो ये हमारे पास ये। और इसके अलावा हमने ये, इसमें हमने देख लेते हैं कोई मिस ना कर दी हो हमने, आई थिंक ठीक है, बिल्कुल डन। इसके अंदर बुक के अंदर क्या है, हमने कुछ इनकम्स को यहाँ पर कंबाइन कर दिया, तो वे गिफ्ट के साथ ही कुछ टॉपिक्स करवा दूंगा। तो ब्रॉडली 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 ये कैटेगरीज है जो बुक में दिया हुआ है। हमने क्या किया, वहां पर अलग अलग है, यहाँ पर मैंने इकट्ठा कर दिया। चलिए, अब हम क्या करने वाले हैं बच्चों, हम क्या करने वाले हैं, अब हम ईच एंड एवरी इनकम को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज हम गिफ्ट इनकम के बारे में पढ़ेंगे कि गिफ्ट इनकम क्या होती है और कब ये आईयूएस में आती है। तो हेडिंग डालिएगा, तो एक एक करके ऐसे ये 8-9 इनकम जो है पढ़नी है बस। क्या क्या खर्चे मिलेंगे, हेडिंग डालिएगा बच्चों, गिफ्ट इनकम। हेडिंग डालिएगा गिफ्ट इनकम। और चार्जिंग सेक्शन 56(2) कहते हैं गिफ्ट इनकम आईयूएस में आती है, गिफ्ट इनकम आईयूएस में आती है, चार्जिंग सेक्शन ये कहता है। अच्छा बच्चों, गिफ्ट इनकम के अंदर याद रखिएगा, गिफ्ट इनकम के अंदर याद रखिएगा, अगर ये गिफ्ट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय है फ्रॉम एम्प्लॉयर, तो इसकी टैक्सेबिलिटी इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय अंडर द हेड सैलरी होगी भैया, अंडर द हेड सैलरी होगी। अगर गिफ्ट एम्प्लॉय को मिलती है एम्प्लॉयर से, तो इसकी टैक्सेबिलिटी एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी हेड में होगी। और कौन सा सेक्शन लगेगा, याद करिएगा, ये सेक्शन 17(2) में परक्विजिट्स बनेगा। सेक्शन 17(2) में परक्विजिट्स बनेगा भैया, 17(2) में परक्विजिट्स बनेगा, सेक्शन 17(2) में परक्विजिट्स बनेगा। और रूल 3 के अंदर इनकी वैल्यूएशन होगी, रूल 3 में वैल्यूएशन। अगर तुम्हें कुछ याद आया नलायको, कैश गिफ्ट होती है जो एम्प्लॉयर देता है, वो 100% टैक्सेबल होती है। और अगर काइंड गिफ्ट होती है तो 5,000 रुपए की एग्जेम्पशन मिलती है, याद करो सैलरी चैप्टर में। और मैं एक्सेस को टैक्स करता हूं, कई लोग कहते हैं एक्सेस को परक्विजिट बनाता हूं। तो अगर घड़ी मिली 6,000 की एम्प्लॉयर से, तो सैलरी हेड में 1,000 जोड़ूंगा। कई लोग क्या कहते हैं 6,000 की मिली तो 6 के 6 जोड़ेंगे, 5 तक एग्जेम्प्ट, 5 से ऊपर मिला पूरा टैक्सेबल। लेकिन मेरी अप्रोच रहेगी एक्सेस टैक्सेबल। ठीक है, आप दोनों अप्रोच ले सकते हो, कोई गलत नहीं है, लेकिन ठीक है। रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर, तोहफा 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 एम्प्लॉय को मिला एम्प्लॉयर से, तो एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल होगा, सैलरी हेड में होगा, परक्विजिट बनेगा। अब दूसरी बात, अब ये जो गिफ्ट मिली है ये रिसीव्ड बाय पर्सन
कोई भी पर्सन हो, ड्यू टू एक्सरसाइज ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। अब ये किसी भी पर्सन को गिफ्ट मिली है बिजनेस प्रोफेशन के कारण। अरे भाई, जैसे डॉक्टर को किसी बच्चे की जान बचाई, माता पिता गोल्ड की चेन दे गए, तुम लोगों को मैंने अच्छे नंबर दिलवा दिए, तुम लोग मुझे कोई गिफ्ट दे गए। तो ये अगर कोई गिफ्ट मिलती है, कैश की हो या काइंड की हो, और ये बिजनेस प्रोफेशन के कारण मिलती है, समझिएगा मेरी बात, तो इसकी टैक्सेबिलिटी इन हैंड्स ऑफ पर्सन, यस, इन हैंड्स ऑफ पर्सन अंडर पीजीबीपी होती है, अंडर पीजीबीपी होती है। जैसे एक और एग्जांपल, सप्लायर्स अगर किसी कंपनी का माल सप्लाई कर दें एक लिमिट के ऊपर, मतलब सेल्स, जैसे बोला 50,000 प्रोडक्ट बेचोगे तो एक सिंगापुर का ट्रिप मिलेगा। अब तो आप वापस बोलेगा तुम रख लो भी, हमें नहीं चाहिए, बात अलग है। लेकिन अगर कोई वॉशिंग मशीन मिलेगी, कोई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मिलेंगे, ऐसा होता है, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, तो वो बिजनेस प्रोफेशन के अंदर टैक्सेबल होते हैं सेक्शन 28 के अंदर, और फुली टैक्सेबल होते हैं। यानी कि अगर 1 लाख रुपए कोई इंसेंटिव मिला बिजनेसमैन को सप्लायर से या प्रोफेशनल को अपने अपने क्लाइंट से, अपने व्हाट कॉल, कुछ भी कह सकते हैं, तो ये आपको मिल रहा है बिजनेस प्रोफेशन के कारण, याद रखिएगा। तो अगर आपको बिजनेस प्रोफेशन के कारण कोई कैश या काइंड गिफ्ट मिलती है, परकेजिट्स मिलते हैं, उसको परकेजिट्स भी कहा जाता है, यानी कि नौकरी वालों को परकेजिट्स हैं। तो ये परकेजिट्स इन कैश और इन काइंड, रहने के लिए आपने मकान दे दिया, कोई हो सकता है आप प्रोफेशनल डॉक्टर हैं और आप किसी नए शहर में प्रैक्टिस सेटअप कर रहे थे, तो आपका कोई पुराना क्लाइंट या पेशेंट मिला, उन्होंने, डॉक्टर साहब इस शहर में जाइएगा, मेरा मकान है, आप उसमें रह लीजिएगा, तो बात तो वही हो गई। या किसी पेशेंट ने डॉक्टर को गाड़ी चलाने के लिए दे दी कि महीने के 2 महीने चला लो जी डॉक्टर साहब, कोई टेंशन नहीं है। तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो की पर्सनल क्वालिटीज के कारण नहीं मिल रहा है, वो आपके बिजनेस प्रोफेशन, क्योंकि आप बिजनेस प्रोफेशन करते हैं, उसमें आपने अच्छा काम किया, उसके लिए मिल रहा है। फर्क समझिएगा। तो एम्प्लॉय को मिले एम्प्लॉयर से, तो बाबा आप दिखाएंगे कहां पर दिखाएंगे, आप दिखाएंगे बिजनेस सैलरी में। बिजनेसमैन को, प्रोफेशनल को मिले क्लाइंट से, कस्टमर से, सप्लायर से, मैन्युफैक्चरर से, अगर वो बिजनेस करता है तो वो दिखाएगा बिजनेस प्रोफेशन, फुली टैक्सेबल। तो अगर कैश मिलता है तो कैश ले लेंगे। लेकिन अदर गिफ्ट्स हैं, हाँ अदर गिफ्ट्स हैं, ये आपकी पर्सनल नेचर वाली। अरे सुनो, आपका एम्प्लॉयर, आपने बर्थडे बनाया, आपने अपना बर्थडे पार्टी बनाई, बर्थडे ऑर्गेनाइज किया, उसमें एम्प्लॉयर आया, उसने आपको 1100 रुपए का शगन दिया, बर्थडे पे शगन दिया, वो शगन कंपनी की तरफ से नहीं था। अगर कंपनी हर एम्प्लॉय के बर्थडे पे जाकर कंपनी का लिफाफा आता है 1100, फिर उसका ट्रीटमेंट सैलरी में करना, याद रखना। लेकिन एम्प्लॉयर आपके दोस्त के हैसियत से, आपके बडी के हैसियत से, आपके फ्रेंड के हैसियत से आया है, तो वो पर्सनल नेचर की गिफ्ट हो गई। तो मैंने अगर बर्थडे बनाया, मुझे पता तुम नालायक कुछ खाली हाथ आ जाओगे, मुझे पता, लेकिन मान लो मैंने बर्थडे बनाया और तुम मुझे दे गए 1-1 लाख रुपए, 1-1 लाख सर बावले हो रहे हो क्या, अरे मान लो 500 रुपए का लिफाफा दे गए, तो वो मेरी पढ़ाई नहीं की स्किल्स के कारण नहीं था, वो पर्सनल नेचर। लेकिन अगर मैंने आपको अच्छा पढ़ाया और आपके नंबर आ गए, वहां पर आप मुझे 500 रुपए दे गए, वो बिजनेस प्रोफेशन के कारण है। तो ये पर्सनल नेचर की टैक्सेबल होंगी या चार्जेबल होंगी, टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ, देखना पड़ेगा कितना होगा, हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट अंडर अदर सोर्सेस। तो ये वाली गिफ्ट्स की बात कर रहा हूं भैया मैं, अदर सोर्सेज में, मैं इन गिफ्ट्स की बात नहीं कर रहा, ये 2 गिफ्ट्स की बात नहीं कर रहा। बात समझ आ रही है आप लोगों को, याद आ रही है बात, समझ आ रही है बात? तो गिफ्ट एम्प्लॉय को मिलती है एम्प्लॉयर से, तो वो सैलरी हेड में टैक्सेबिलिटी दिखाएगा। गिफ्ट मिलती है बिजनेसमैन को, प्रोफेशनल को, क्लाइंट से, कस्टमर से, सप्लायर से, तो वो 28 सेक्शन पीजीबीपी में लेके जाएगा। और इसके अलावा कोई और गिफ्ट मिलती है अगर जो आपकी पर्सनल क्वालिटीज के कारण है, जिसका कोई रिलेशन एम्प्लॉयमेंट से, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, या बिजनेस प्रोफेशन का कोई लिंक नहीं है, बिजनेस प्रोफेशन और वोकेशन। शाहरुख खान को कोई गिफ्ट कर गया फैन, मैं तेरा जबरा 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 फैन हो गया, तो वो कुछ ऐसे गिफ्ट कर गया, वो सब नहीं है था। और अदर गिफ्ट्स जो पर्सनल नेचर की होती हैं, उनको अदर सोर्सेज में लेके जाते हैं। तो अब इनकी हमें वैल्यूएशन, कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा,
केसेस एक्सेट्रा, ये सब पढ़ने हैं। तो अब हेडिंग डालिएगा टैक्सेबिलिटी ऑफ द गिफ्ट अंडर अदर सोर्सेस। तो हेडिंग डालिएगा टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट अंडर अदर सोर्सेस। तो हेडिंग डालिएगा टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट अंडर अदर सोर्सेस। हेडिंग डालिएगा टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट अंडर अदर सोर्सेस। अब इसमें यह देखना पड़ेगा आपको मॉनेटरी गिफ्ट मिल रही है या आपको नॉन मॉनेटरी गिफ्ट मिल रही है, और रिसीव बाय एनी पर्सन। हाँ, रिसीव बाय एनी पर्सन, पर्सन कोई भी हो, टैक्सेबिलिटी पर्सन के हाथ में है। तो ये जो गिफ्ट है किसी को भी मिल रही, चाहे कंपनी को, चाहे इंडिविजुअल को मिल रही हो, एचयूएफ को मिल रही है, फर्म को मिल रही है, कंपनी को मिल रही है, एक्सेट्रा। तो टैक्सेबिलिटी सभी के हाथ में। जैसे सैलरी हेड है ना भाई, सैलरी हेड की गिफ्ट खाली इंडिविजुअल के हाथ में टैक्सेबल होगी क्योंकि नौकरी तो इंडिविजुअल करता है। ऐसे पीजीबीपी की गिफ्ट ऑल पर्संस के हाथ में टैक्सेबल होगी, चाहे बिजनेस मैं प्रोप्राइटरशिप का करूं, आप गिफ्ट दे जाओ, मैं पार्टनरशिप का करूं। ऐसे आईयूएस की गिफ्ट जो है ये ऑल पर्संस के हाथ में टैक्सेबल है। सैलरी की गिफ्ट तो खाली इंडिविजुअल में होगी ना, क्योंकि नौकरी तो इंडिविजुअल करता है। अच्छा, लेकिन ये जो गिफ्ट्स है ना, रिसीव बाय एनी पर्सन, ये एनी पर्सन होना चाहिए। पहले खाली लिखा होता था इंडिविजुअल एचयूएफ के हाथ में गिफ्ट टैक्सेबल होंगी, लेकिन 2-3 साल पहले अमेंडमेंट आ गई और अब गवर्नमेंट कहती है गिफ्ट इंडिविजुअल को मिले टैक्सेबल, एचयूएफ को मिले टैक्सेबल, कंपनी को मिले टैक्सेबल। तो मॉनेटरी गिफ्ट हो सकती है या नॉन मॉनेटरी गिफ्ट हो सकती है, दोनों का मूल्यांकन अलग है। मॉनेटरी गिफ्ट का मतलब तो कैश हो जाए, चेक हो जाए, डिमांड ड्राफ्ट हो जाए, एक्सेट्रा। ठीक है, अब मॉनेटरी गिफ्ट की बात करेंगे, नॉन मॉनेटरी गिफ्ट की बात करेंगे, दोनों का चार्ट अलग अलग बनेगा। मॉनेटरी गिफ्ट में दो बातें हैं, क्या रिसीव्ड अंडर स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस हैं। अगर आपको मॉनेटरी गिफ्ट कैश चेक विशेष परिस्थितियों में मिले तो बल्ले बल्ले, यस 100% exempt, 100% exempt in hands of receiver, 100% exempt in the hands of receiver। तो अगर आपको बच्चों मॉनेटरी गिफ्ट मिले, विशेष परिस्थितियों में मिले, तो आप बेटर है कि इन परिस्थितियों में लो। हाँ, 100% exempt यानी कि irrespective of amount, अमाउंट कितना भी हो, अमाउंट कितना भी हो, 1 लाख हो या 1 करोड़ हो, सारा का सारा टैक्स फ्री, प्राप्तकर्ता के हाथ में एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर रिसीव्ड अंडर नॉन स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस, यानी कि वो परिस्थितियां बताऊंगा, अभी बताई नहीं है ना, उन परिस्थितियों में नहीं मिले, तो आप टोटल कर लेना साल का, एग्रीगेट कर लेना साल का। अगर वो अप टू 50,000 है ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, पूरे साल का अमाउंट, नॉन विशेष परिस्थितियों का पूरे साल का अमाउंट 50,000 है, तो एग्जेम्प्ट इन हैंड्स ऑफ रिसीवर, एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ रिसीवर। लेकिन अगर एग्रीगेट अमाउंट, टोटल अमाउंट साल का 50,000 रुपए से ज्यादा है, जो भी आपका प्रीवियस ईयर है, तो एंटायर एग्रीगेट अमाउंट टैक्सेबल, यस एंटायर एग्रीगेट अमाउंट टैक्सेबल, entire aggregate amount taxable in hands of receiver, under IOS। यानी कि भैया विशेष परिस्थितियों में लिखना फायदेमंद है, नॉन विशेष परिस्थितियों में भी अगर फायदेमंद है, चाहे 1 देने वाला हो, 4 देने वाला हो, 5 देने वाला हो, ऑल डोनर्स को मिला लीजिएगा, ऑल डोनर्स देने वाले, ऑल डोनर्स, पर डोनर नहीं है, पर गिफ्ट नहीं है, एग्रीगेट ऑल डोनर, जितने लोगों ने भी गिफ्ट दिया नॉन विशेष परिस्थितियों में 50,000 तक है, तो पूरा का पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट। लेकिन अगर जैसे ही 50,000 रुपए से एक्सेस चला गया, इनफैक्ट एग्जाम्पल अगर 50
100 रुपए भी हो गया, 50,000 100 भी हो गया, तो एंटायर एग्रीगेट अमाउंट यानी कि पूरा का पूरा 50,000 100 टैक्सेबल इन दी हैंड्स ऑफ रिसीवर अंडर IUS। तो बेटा 100 रुपए छुपा लेना, बताना मत गवर्नमेंट को, क्योंकि बताओगे 100 रुपए के चक्कर में जो 50,000 रुपए इनकम में जुड़ने थे, 50,000 रुपए नहीं जुड़ने थे, वो जुड़ जाएंगे, क्योंकि अप टू 50। तो यानी कि यहां पर आपको 35,000 मिले साल में, 1 से 2 से 4 से 5 से मिलाकर, पर डोनर नहीं, ऑल डोनर्स इन वन फाइनेंशियल ईयर, ऑल डोनर्स इन वन प्रीवियस ईयर, ये ऐसे कह सकते हो, ऑल डोनर्स इन वन प्रीवियस ईयर। 35,000 एग्जेम्प्ट, 45,000 एग्जेम्प्ट, 50,000 एग्जेम्प्ट। अलग अलग केसेस हैं, केस 1, केस 2, केस 3, समझ गए। अब यहां पर आपको 50,000 100 मिले, पूरे 50,000 100 टैक्सेबल, 50,000 1 रुपया मिले, मैं तो बोलूं 50,000 001 शगन दे गया कोई बंदा। और नॉन विशेष परिस्थितियां हैं, याद रखिएगा, रिसीव्ड अंडर नॉन स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस। तुम्हारी गई भैंस पानी में, वो 1 रुपया इतना दर्द देगा, इससे अच्छा 1 रुपया तुम वापस निकाल के क्या, भाई तू रख ले, हमें ना चाहिए 1 रुपया। तो यहां पर तो वो पूरा का पूरा फिर 50,001 टैक्सेबल हो जाएगा। तो दोबारा से रिपीट करते हैं, अदर सोर्सेज में टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट आती है अगर वो बिजनेस में ना जाए और एम्प्लॉयमेंट के कारण ना जाए। फिर मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी, ये नेक्स्ट चार्ट करेंगे, ये अभी नहीं बना रहे, ये नेक्स्ट चार्ट। नेक्स्ट चार्ट मींस इसके पहले मॉनेटरी समझ लो। मॉनेटरी का मतलब है कैश, चेक, डीडी, रकद, रोकड़ा, जो रोकड़े के फॉर्म में है। रिसीव्ड अंडर विशेष परिस्थितियां, बल्ले 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 ओ बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले। और रिसीव्ड नॉन स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस हैं, तो सारे डोनर से एक साल में मिला के अगर टोटल एग्रीगेट 50,000 रुपए तक है तो वो एग्जेम्प्ट है, एग्रीगेट 50 तक एग्जेम्प्ट है, 35 35, 45 45, 50 50। लेकिन एग्रीगेट 50,000 से ज्यादा है तो एंटायर एग्रीगेट अमाउंट विल बी टैक्सेबल। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर दोस स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस, व्हाट आर दोस स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस। पहले मैं इजी वाले स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस बता दूं, क्योंकि थोड़े कॉम्प्लिकेशन भी हैं, तो पहले मैं आपको इजी वाले स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस बता दूं। स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस में पहले है जी फ्रॉम रिलेटिव ऑफ इंडिविजुअल एंड HUF। अगर आपको कोई भी मॉनेटरी गिफ्ट मिलती है, रिलेटिव से मिलती है, ये खाली पॉइंट इंडिविजुअल HUF के लिए, फ्रॉम रिलेटिव, ये लिख लेते हैं, दिस एग्जेम्पशन और दिस सर्कमस्टांस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल पर्सन। तो लिखिएगा दिस सर्कमस्टांस इज एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल एंड HUF। वैसे कंपनी को गिफ्ट मिले तो कंपनी नहीं कह सकती मुझे अपने रिश्तेदार से मिली है, फर्म को गिफ्ट मिले तो उनके लिए ये छूट नहीं है। तो ये विशेष परिस्थिति इंडिविजुअल HUF के लिए है, रिलेटिव से मिले, समझे मेरी बात। तो गिफ्ट किसको मिले, कंपनी को, फर्म को, HUF को, इंडिविजुअल को, फर्म को, लोकल अथॉरिटी को, AJP को, टैक्स होगा। लेकिन बचाव, ये बचाव वाली सिचुएशंस है, ये बचाव वाली सिचुएशंस है। तो बचोगे कौन, इंडिविजुअल HUF बचेगा, रिलेटिव से मिले, समझेगा मेरी बात। दूसरी, और मैरिज ऑफ इंडिविजुअल, तो ये सर्कमस्टांस भी इंडिविजुअल के लिए बेनिफिशियल है। तो आपको अपनी बर्बादी पे कुछ भी मॉनेटरी गिफ्ट मिले 100% एग्जेम्प्ट ऑन मैरिज ऑफ इंडिविजुअल, मैरिज ऑफ, तो ये छूट या बचाव की केस इंडिविजुअल के लिए है। नेक्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव, वर्ड लिख लेते हैं, याद रहेगा, रिसीव्ड ऑन मैरिज, रिसीव्ड इन contemplation of death of payer, received in contemplation of death of the payer, मरने वाली की आखिरी इच्छा थी और वो किसी को 10 लाख रुपए दे गया जाते वक्त, सर वो रिलेटिव था। अरे बाबा रिलेटिव ना हो, जैसे कुक है, जिंदगी भर आपको खाना खिलाया उसने, वैसे पॉइजन उसने ही डाला है जो मरने वाला था। तो जो कुक है उसने बहुत जिंदगी भर बंसी लाल की सेवा करी, बंसीलाल जा रहे थे,
तो कहेंगे जी हमारे कुक को 10 लाख रुपए दे दिए जाएं, मेरी इच्छा है। तो वो 10 लाख रुपए कुक को जो मिलेंगे, रसोइये को जो मिलेंगे, दैट विल बी एग्जेम्प्ट, चाहे उनके बीच में कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन कॉन्टम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेयर, मरने वाले की आखिरी इच्छा थी। नेक्स्ट, रिसीव्ड अंडर विल और इनहेरिटेंस। विल और इनहेरिटेंस, हाँ, विरासत और वसीयत। विरासत और वसीयत के माध्यम से कितना भी कैश अमाउंट मिल जाए, तो फादर के जाने के बाद 1 करोड़ रुपया मिला बच्चों को, एग्जेम्प्ट। पड़ोसन मर गई, सारा नाम तुम्हारे कर गई, वो अब वो विल है। अच्छा, विल में रिलेटिव और नॉन रिलेटिव हो, और इनहेरिटेंस होता है विरासत, तो इसको लिख सकते हैं विरासत, और विल होता है वसीयत। वसीयत, तो वसीयत के थ्रू, अच्छा वसीयत तो किसी की भी हो, पड़ोसन मर गई, सारा नाम कर गई, रिलेटिव होने की जरूरत कोई है उसमें, रिलेटिव तो किसी और की थी, स्पाउस तुम्हारी कोई थी। बात समझने की कोशिश करो, तो विरासत के थ्रू, तो विरासत तो ऑब्वियसली वंशजों को मिलता है पैसा, और विल तो किसी की भी हो। समझ गए मेरी बात? तो अच्छा, रिसीव्ड फ्रॉम चैरिटेबल organization under section 12, from registered charitable organization, registered from registered charitable organization, charitable organization जो registered है उससे आपको कोई monetary gift मिले, exempt. Received from registered educational institution, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, एक्सेट्रा। अगर आपको रजिस्टर्ड, ये बताऊंगा, पहले तो आप मोटा मोटा लिख लो, रजिस्टर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, ये एनजीओज के टाइप की जो चीजें हैं, जो चैरिटेबल नहीं, देखो चैरिटेबल संस्था से मिल जाए वो तो यहाँ आ ही गया, चैरिटेबल संस्था से आपको कैश गिफ्ट मिल जाए वो तो इधर आ ही गया। अगर आपको स्कूल से, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से गिफ्ट मिल जाए कैश की, दैट इज एग्जेम्प्ट। अच्छा, उसके बाद आपको रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड व्हाट यू कॉल लोकल अथॉरिटी, अगर आपको रजिस्टर्ड लोकल अथॉरिटी से मिले। अभी वैसे इसमें केसेस और भी हैं, मैं आज के लिए थोड़ा सरल रखूंगा, 2 3 4 5 6 7, अभी 2-3 केसेस हैं, वो नीचे ना 5-6 लाइनें ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मैं आज की कक्षा को, आज की सेशन को थोड़ा सरल रखूंगा, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट समझ आए। पहले ये 7 केसेस देख लें। इस 7 केस में ये इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए वाला केस, उनको छूट मिलेगी इसमें, यहाँ पर इंडिविजुअल को छूट मिलेगी। मरने वाली की आखिरी इच्छा है तो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति तौर को ही पैसा मिलता है उसमें ज्यादातर। इनहेरिटेंस और विल में भी व्यक्ति ही होता है। चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से किसको भी पैसा मिल जाए। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, रजिस्टर्ड, कौन से सेक्शन में रजिस्टर्ड, ये सब करवाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सरल रखेंगे, कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगी। और रिसीव फ्रॉम रजिस्टर्ड लोकल अथॉरिटी, एग्जांपल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। अगर आपको एमसीडी से कोई आर्थिक रूप में धनराशि सहायता के रूप में मिल जाए तो दैट अमाउंट विल बी एग्जेम्प्ट। आर्थिक रूप में धनराशि कोई सहायता के रूप में मिल जाए, दैट विल बी एग्जेम्प्ट। आइए अब मैं सबसे पहले रिलेटिव का मतलब समझ लूं। आइए जी, आपको रिश्तेदार से मिले, क्या इसमें ब्लड रिलेशन आता है? इसमें क्या सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ भी आते हैं? तो ये इंडिविजुअल के लिए और एचयूएफ के लिए। तो आइए इसी में स्टार लगाइएगा और नीचे लिंक दीजिएगा। यस, इसी में स्टार लगाइएगा और लिंक दीजिएगा रिलेटिव। रिलेटिव का मीनिंग मैं पहले इंडिविजुअल के लिए देख लूं। रिलेटिव का मीनिंग मैं पहले इंडिविजुअल के लिए देख लूं। अब ये हमको समझाना पड़ेगा दोस्तों। इंडिविजुअल में मैं एग्जांपल ले रहा हूं रामलाल का। इंडिविजुअल में एग्जांपल ले रहा हूं भैया मैं रामलाल का। इंडिविजुअल में मैं एग्जांपल ले रहा हूं रामलाल का। रामलाल के लिए सबसे पहला जो रिलेटिव है वो है उनकी धर्मपत्नी, स्पाउस। मैं असेसी मेल ले रहा हूं तो स्पाउस फीमेल हो गई। अगर मैं मिसेस रामलाल को असेसी लेता तो उनके लिए स्पाउस हो जाते हस्बैंड रामलाल। तो आपके स्पाउस से
आपको ये रिलेटिव मानी गई है, स्पाउस रिलेटिव मानी गई है गिफ्ट के लिए, और 1 करोड़ मिले, 1 लाख मिले, 10,000 मिले, 50 लाख मिले, ये स्पेसिफाइड सर्कमस्टांस है, 100% एग्जेम्प्ट। दूसरा रिलेटिव जो माना गया है वो है आपका ब्रदर और सिस्टर, यानी कि आपको ब्रदर से, भाई से, भाई कह लीजिए भाई, या आपको अपनी सिस्टर से कोई भी गिफ्ट मिले, कुछ भी मॉनेटरी गिफ्ट में, नॉन मॉनेटरी की बात ही नहीं कर रहा मैं अभी, सिस्टर, तो आपको अपनी सिस्टर से कुछ भी गिफ्ट मिले, 1 करोड़, 4 करोड़, 2 करोड़, 50,000, 10,000, 500 रुपए एग्जेम्प्ट। तो असेसी ये है भैया, असेसी ये है। तो असेसी को अपने भाई से, अपनी बहन से, असेसी को अपनी स्पाउस से कितना भी अमाउंट मिल सकता है, कोई टेंशन नहीं। इनफैक्ट स्पाउस के ब्रदर सिस्टर से भी मिल सकता है। तो स्पाउस का ब्रदर इज नोन एज ब्रदर इन लॉ एंड स्पाउस का सिस्टर इज नोन एज सिस्टर इन लॉ। हिंदी में बोले तो ये हो गया आपका साला, आई एम नॉट अब्यूजिंग एनीवन, और सिस्टर इन लॉ को बोलेंगे साली। तो आपको साला या साली से भी गिफ्ट मिले, यस दोस्तों, मॉनेटरी गिफ्ट, मॉनेटरी गिफ्ट 100% एग्जेम्प्ट। और यही नहीं, आपके फादर लीनियल असेंडेंट डिसेंडेंट्स भी कवर्ड है, यानी कि रामलाल को अपने फादर से गिफ्ट मिले, रामलाल को अपनी मदर से गिफ्ट मिले। सुनिएगा, मैं ऊपर वाला रब कर रहा हूं, ये वाला पॉइंट रिलेटिव, ये इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं हम। चार्ट देखिएगा बच्चों, फादर मदर, फादर के ऊपर हाँ जी आपको गिफ्ट मिले ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, इनको हम बोलेंगे दादा और दादी। और मदर के ऊपर वाले जो ग्रैंड फादर हैं, यानी कि मदर के फादर मदर, तो इनको बोलेंगे ग्रैंड फादर, इनको भी ग्रैंड मदर। आपके लिए ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर हो गए ना, मदर के लिए तो मदर फादर हो गए, नाना और नानी। यस, आप तो आपके रिलेटिव कौन कौन हो रहे हैं, दादा हो रहे हैं, दादी हो रहे हैं, मेटर्नल पेटर्नल दोनों, नाना हो रहे हैं, नानी हो रहे हैं, भाई हो रहा है, बहन हो रही है, पत्नी, पत्नी साहिबा, अगर पत्नी साहिबा है तो पति हो जाएंगे, साला, ये रिलेशनशिप सारे कवर्ड है। तो यहाँ पर रिलेटिव की डेफिनेशन बहुत वास्ट है। सैली चैप्टर में रिलेटिव किया था वो अलग था। फादर मदर के ब्रदर सिस्टर भी कवर्ड है। फादर का ब्रदर हो गया ताऊ और चाचा, और फादर की सिस्टर हो गई बुआ। तो आपको बुआ जी से पैसे मिले, देने वाली है नहीं लेकिन मान लो, ताऊ से पैसे मिले, चाचा से पैसे मिले, किसको मिले, रामलाल को मिले, रामलाल को, क्योंकि रामलाल के रिलेटेड। अच्छा, मदर के ब्रदर सिस्टर कौन हो गए, मदर के ब्रदर सिस्टर इज क्या कहेंगे, मामा और मौसी, मामा और मौसी, हाँ जी। तो आपको इनसे पैसा मिले, मामा जी से पैसा मिले या मौसी जी से पैसा मिले, वो भी कवर्ड है। और आपके स्पाउस के पेरेंट्स भी कवर्ड है, स्पाउस के पेरेंट्स। तो स्पाउस के जो पेरेंट्स हैं, स्पाउस के जो पेरेंट्स हैं, स्पाउस के फादर और स्पाउस के मदर से आपको पैसा मिले, यानी कि मैं बोलूं फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, आपको इनसे पैसा मिले। सास ससुर, तो आपको बच्चों फादर इन लॉ से पैसा मिले, एक सेकेंड बच्चों, फादर इन लॉ से पैसा मिले या मदर इन लॉ से पैसा मिले, आपके हाथ में एग्जेम्प्ट है। सास ससुर से पैसा मिले, ये कह लीजिए। और यही नहीं, दिमाग की बत्ती तुम्हारी गुल हो जाएगी, इनके ऊपर, हाँ, आपके स्पाउस के वो भी कवर्ड है, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, यानी कि आपके स्पाउस के दादा और दादी, और आपके मदर, अरे बाबा, आपकी वाइफ के मम्मी के पापा मम्मी शख्स, तो ये हो गए ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, ये हो गए नाना नानी। यस, आपके मदर के नाना, मदर कहां, मदर भाई स्पाउस की बात कर रहे हैं, मदर 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 हो रहा है। सुनिए मेरी बात, दिमाग की दही हो गई होगी आपकी, अभी तक नहीं हुई तो बढ़िया बात है, मैं कर दूंगा। सुनिएगा, आपको अपने नाना नानी से मिले, अपने दादा दादी से मिले एग्जेम्प्ट, आपके स्पाउस
आपके दादा दादी, एज आ जाए ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ स्पाउस, ग्रैंड पेरेंट्स ऑफ स्पाउस, स्पाउस फादर फादर, स्पाउस मदर मदर, स्पाउस मदर्स फादर, इन सब से। और इनके ऊपर भी अगर कोई जी रहा है तो भाई सर वो पर दादा पर नानी, अगर कोई जिंदा है तो, वैसे तो ऊपर वाला मैं एरो छोड़ देता हूं, अगर कोई जिंदा हो तो इनके ऊपर भी मैं एरो छोड़ देता, क्योंकि आ जाए ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, हाँ असेंडेंट डिसेंडेंट है ना, या ग्रेट ग्रेट ग्रेट, इतना नहीं पॉसिबल भाई, 400 साल जियोगे क्या, तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी कवर्ड है, ग्रैंड पेरेंट्स से ग्रेट। और नीचे सुनिए, अब इनके डिसेंडेंट वंशज भी कवर्ड हैं, यानी कि आपको गिफ्ट मिल रही है वंशजों से, यानी कि इनके वंशज सेम ही होंगे। इसमें आ गया सन डॉटर, और सुनिए इनके आगे भी ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर, हाँ पोता पोती, बेटी के भी बेटा बेटी, ग्रैंड सन, इनको गिफ्ट लोगे दोगे, लेकिन मान लो मिल रही है, बेशरम हो तुम, पोता पोती से भी गिफ्ट मांग रहे हो, बड़े भूखे हो गिफ्ट के। वो बोलेगा दादू, आपको बोलेगा ना दादू, वो आप अपने दादू से लो, या आपको जो दादू बोलता हो, रामलाल को दादू दादू बोलेंगे ना भाई, बेटे का बेटा है, क्या रामलाल बोलेगा बेटा मुझे गिफ्ट दे दे, दादू को शर्म ना आती, मुझसे गिफ्ट लोगे, बच्चों से गिफ्ट लोगे, लेकिन ले लो एग्जेम्प्ट है। ऐसे ही आपकी डॉटर के जो बच्चे हैं उनसे भी गिफ्ट मिलेगी, और उसके नीचे भी ग्रेट ग्रैंड सन, एरो डाल देता हूं। सर ये तो आज तो रात को नींद नहीं आएगी सर, कसम से आज नींद नहीं आने वाली। अब मैं क्या करूं भाई, लॉ ऐसा बनाया है, अभी तो शुरुआत है, और इन सबके बेटर हाफ्स भी कवर्ड हैं, बेटर हाफ्स भी कवर्ड हैं। क्या मतलब सर, ताऊ का हाँ जी ताई भी कवर्ड है, चाचा का चाची भी कवर्ड है, बुआ का फूफा भी कवर्ड है, भाई की भाभी भी कवर्ड है, सिस्टर का जीजा भी कवर्ड है, मामा का मामी भी कवर्ड है, मौसी का मौसा भी कवर्ड है, आपकी तो कवर्ड हो ही गई, सन की बहू डॉटर इन लॉ भी कवर्ड है, डॉटर का सन इन लॉ भी कवर्ड है, डॉटर इन लॉ सन इन लॉ। सुनिएगा, साला की वाइफ, साली नहीं भाई बहन है भाई, ये साला की वाइफ जो सलज होती है, सलज, साला की वाइफ, ब्रदर इन लॉ की वाइफ, सिस्टर इन लॉ का साडू, साडू साडू भी कवर्ड है। सर ये बता दो कवर्ड कौन नहीं है, कवर्ड कौन नहीं है बेटा, कजन्स कवर्ड नहीं है, कजन्स कवर्ड नहीं है, ब्रदर का बेटा, ब्रदर का बेटा, सुनिएगा, फादर ताऊ का बेटा, चाचा का बेटा, मामा का बेटा, मामी की बेटी, जो आपके कजन्स होते हैं जिनका खेलते हैं हम स्कूल टाइम पे, अपने कॉलेज टाइम पे, याद करो, तो वो कवर्ड नहीं है। फूफा का बेटा, ताई की बेटी, ताई का बेटा, चाचा का बेटा, चाची की बेटी, कजन्स कवर्ड नहीं है। और ब्रदर सिस्टर कवर्ड नहीं है, किसके, ब्रदर सिस्टर ग्रैंड पेरेंट्स के कवर्ड नहीं है, ब्रदर सिस्टर ग्रैंड पेरेंट्स से कवर्ड नहीं है। आपके ब्रदर सिस्टर आ गए, स्पाउस के ब्रदर सिस्टर आ गए, बच्चों के ब्रदर सिस्टर तो आप ही के बच्चे हैं, फादर के ब्रदर आ गए, मदर के ब्रदर आ गए, तो ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर के ब्रदर्स कवर्ड नहीं है। तो ये फैमिली ट्री में सब आ गया जी, फैमिली ट्री में सब आ गया जी। देखते हैं जी, बच्चे जाग रहे हैं, सो गए, भाग गए, मुझे लग रहा है इसके बाद तो बच्चे बच्चे नहीं होंगे। क्लियर हो गई बात। अब जरा कहानी में ट्विस्ट है, बस आज यही करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी मैंने कहा था ये 7 केसेस हैं, 3-4 केसेस और हैं, उनके लाइन छोड़ दीजिएगा, ये रिलेटिव है। आइए जरा अब एक इलस्ट्रेशन कर लें कॉन्सेप्ट को पकड़ने के लिए, इलस्ट्रेशन कर लें जी। अब बस अब आज यहां तक ही करेंगे, इलस्ट्रेशन करिएगा। कैश गिफ्ट ₹80,000 फ्रॉम स्पाउस ऑन बर्थडे। आपको बर्थडे पे 80,000 रुपए कैश गिफ्ट मिले स्पाउस से। हाँ जी, आप क्या टैक्सेबल करेंगे, रेसिपिएंट के हाथ में या एग्जेम्प्ट करेंगे? आप रेसिपिएंट के हाथ में टैक्सेबल करेंगे, एग्जेम्प्ट करेंगे। आपकी स्पाउस है बेटा, किसी और की स्पाउस नहीं है, वो रिलेटिव कैसी हो गई,
शादी तो आपकी हुई है। सो कैश गिफ्ट 80,000 रुपए फ्रॉम स्पाउस ऑन बर्थडे, बेटा एग्जेम्प्ट, रिलेटिव से तो सारा अमाउंट एग्जेम्प्ट है, स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस। कैश गिफ्ट ₹80,000 from relatives and ₹70,000 from non-relatives on मैरिज पे 80,000 रुपए रिलेटिव से मिले और 70,000 नॉन रिलेटिव से मिले। मैरिज पे 70,000 रुपए, 80,000 रुपए रिलेटिव से मिले और 70,000 रुपए नॉन रिलेटिव से मिले। बताइए जी, क्या ये अमाउंट टैक्सेबल होगा, एग्जेम्प्ट होगा? देखो जी, 80,000 रुपए रिलेटिव से मिले और 70 शादी पे मिले, मैरिज ऑफ इंडिविजुअल, बंदे की खुद की शादी पे। अरे भाई, मैरिज पे तो सब कुछ एग्जेम्प्ट है। याद रखिएगा, जब मैं मैरिज की बात कर रहा हूं ना, तो यहां पर एनी पर्सन है, और जब मैं रिलेटिव से मैं कर रहा हूं तो एनी ओकेजन। यहां एनी ओकेजन लिख लो, एनी ओकेजन। और शादी पे एनी पर्सन, तो शादी पे अनजान आदमी से मिले, जान पहचान से मिले, रिलेटिव से मिले, खून के रिश्ते से मिले, बेखून के रिश्ते से मिले, शादी पे मिला। और अगर रिलेटिव से मिले, ओकेजन कोई भी हो, तो वैसे तो रिलेटिव से मिलना तो एग्जेम्प्ट है ही, और नॉन रिलेटिव से मिल रहा है लेकिन शादी में मिल रहा है, तो दोनों एग्जेम्प्ट, बोथ एग्जेम्प्ट। अच्छा, केस 3, एज्यूम इन केस 2 इट इज मैरिज एनिवर्सरी। हाँ जी, दुर्घटना की सालगिरह है, मैरिज एनिवर्सरी पे पैसा मिला। मैरिज एनिवर्सरी पे बेटा, मैरिज एनिवर्सरी पे जो पैसा मिला, रिलेटिव वाला तो एग्जेम्प्ट है, 80,000 तो एग्जेम्प्ट है भाई, वो तो रिलेटिव, ओकेजन कोई भी हो। लेकिन नॉन रिलेटिव से 70 मिले हैं, वो मैरिज एनिवर्सरी है, तो ना देने वाला सही है ना ओकेजन सही है, तो 70,000 टैक्सेबल। 70,000 टैक्सेबल किसके हाथ में? प्राप्तकर्ता के हाथ में, अदर सोर्सेज में। बात समझिएगा। फोर्थ, 21,000 ईच फ्रॉम 4 फ्रेंड्स ऑन बर्थडे। बर्थडे पे 21,000 रुपए 4 फ्रेंड से मिले। बेटा बर्थडे ओकेजन में नहीं आता, तो 21,000 इंटू 4 करेंगे, 20 84,000 हो गया। 20 40, हाँ 84,000 टैक्सेबल, अदर सोर्सेस। बात समझ आ रही है आपको? इस टाइप से आपको काम करना है कि 21,000 रुपए आपको 4 फ्रेंड से मिले बर्थडे पे। बात समझ आ गई? तो आज की जो कहानी है यहीं तक रहेगी। अगली क्लास में हम गिफ्ट के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। ये टेबल देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और आज हमने जो किया, एक बार मैं आपको 2 मिनट में रिवाइज करवा दूं, so that you people can feel comfortable. Friends, today we started with the topic of income from other sources. The charging section is 56, 57 is your deduction, 58 is no deduction, 59 is deemed incomes. And what is the formula to be done under this head? You have to add 56 and 59. You have to subtract 57 subject to 58. And the net amount is taxable IUS. And 56(1) is a general charging section which gives conditions. We are going to study in the next classes. 56(2) is a specific charging section which says certain incomes will always be chargeable under other sources. These are more or less 9 incomes. Certain incomes I've combined together. Don't worry, we will do every damn income. पहली इनकम करी गिफ्ट की। अगर गिफ्ट एम्प्लॉयर ने दिया है, सैलरी में ले जाइएगा। बिजनेस, प्रोफेशन, वोकेशन के कारण मिला तो 28 सेक्शन में ले जाइएगा। पर्सनल नेचर की तो आईयूएस में आइएगा। आईयूएस में आने के लिए 2 बातें देखिएगा, क्या ये नकद है, नारायण, नकद नारायण, मॉनेटरी गिफ्ट है, नॉन मॉनेटरी। मॉनेटरी में देखिए विशेष परिस्थिति में मिली तो 100% एग्जाम, नॉन विशेष परिस्थिति में मिली तो 50,000 तक छूट। विशेष परिस्थितियों में अभी तक हमने 7 करी है, 3-4 और हैं, बाद में करवाऊंगा। रिलेटिव से मिले, शादी पे मिले, मरने वाली की आखिरी इच्छा का सम्मान करते हुए मिले, विरासत से मिले, वसीयत से मिले, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड से मिले, रजिस्टर्ड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी से मिले या लोकल अथॉरिटी से मिले, तो आपके हाथ में 100% एग्जेम्प्ट हो जाता है। इसके अलावा 50,000 से मिले तो पूरा टैक्सेबल हो जाता है। सो आई होप आप लोगों को ये पॉइंट आज समझ आया होगा। नहीं तो समझ आया होगा तो आप क्वेरी बॉक्स में क्वेरीज अपने डाल दीजिएगा। आई मेक इट श्योर दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो अभी फिर अब कहानी को हम समाप्त करते हैं और आगे
बढ़ेंगे अदर सोर्सेज के नेक्स्ट प्रोविजंस पे। तो अभी मैं आप लोगों से साइन ऑफ लेता हूं। टेक केयर दोस्तों, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और एंजॉय करिएगा अपनी लाइफ, क्योंकि जिंदगी से बड़ा कोई बेटर चीज नहीं होती। थैंक यू।